और जो कांग्रेस किसी जमाने में डोमिनेंट स्थिति में थी, आज बैकफुट पे नजर आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कांग्रेस कल्चर के लोग थे लगातार पार्टी से दूर होते गए और ऐसे लोग आ गए हैं। सातों जो विधानसभा सीट हैं उसमें स्थिति ये थी, 18 में 2 सीटें थी, मगर मुझे लग रहा है कि 2023 का जो चुनाव आने वाला है इसमें कांग्रेस कोई बेहतर प्रदर्शन करती मेरे को तो दिखाई नहीं दे रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ऊपर के स्तर पे जो गुटबाजी है वो नीचे तक फैल चुकी है। यहाँ एक ही जाति है, दो जाति है, इनकी बात करते हैं कि इसको दे दें उसको दे दें। जब तक प्रॉपर बढ़िया कैंडिडेट यहाँ नहीं देंगे तब तक भीलवाड़ा सीट नहीं निकल सकती। बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, इस गढ़ में सेंध तभी लग सकती है जब कैंडिडेट कोई ढंग का है। बीजेपी ने जिस तरह की अपनी जड़ें जमाई हैं, कांग्रेस के लिए उस जड़ों को हिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस खुद आपस में बटी हुई है। सबसे बड़ी चीज जो है वो कांग्रेस को ही जीतना पड़ेगा पहले, उसके बाद वो बीजेपी को हरा सकती है, अन्यथा वो यहाँ नहीं हरा सकती। 23 में क्या मानते हैं? 23 में उम्मीदें अच्छी कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर नहीं आती है कि कोई भी सीट शायद भीलवाड़ा से कांग्रेस निकाल सके। मतलब जीरो करें आप? हाँ, आई थिंक जीरो भीलवाड़ा से रिजल्ट जो कांग्रेस का जाना चाहिए। ब्राह्मण जीता है तो कभी जाट जीता है। इस बार चूंकि वहां कांग्रेस में एक ही परिवार से 4 दावेदार बने हुए हैं। जो वर्तमान विधायक गायत्री देवी हैं उनके 2 बेटे हैं, वो खुद टिकट मांगने की दावेदारी कर रहे हैं कि मम्मी को नहीं तो हमें दे दीजिए। जातिवाद आप जो बता रहे वो फैक्टर है, पर जातिवाद से भी एक बड़ा फैक्टर और काम करा, वो है युवा फैक्टर। युवा फैक्टर ऐसा है ना, उसमें जातिवाद काम नहीं करता है। युवा फैक्टर एक अलग ही अपने हिसाब से चलता है। वो राजस्थान विधानसभा को लेकर आज हम भीलवाड़ा में पत्रकारों की चौपाल लगाकर बैठे हैं। हम जहां खड़े हैं ये है महिला आश्रम। यूं कहूं कि महिला आश्रम स्वाधीनता सेनानियों का एक प्रमुख केंद्र रहा था और आजादी के बाद जो प्रमुख स्वाधीनता सेनानी थे माणिक्यलाल वर्मा, वो संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री बने और बाद में उनके जो दामाद थे शिवचंद माथुर, उन्होंने भी सूबे की कमान 2 बार संभाली थी। आज भीलवाड़ा के पत्रकारों से चौपाल पर बात करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप सातों विधानसभाओं को किस तरह देखते हैं, जिले का क्या सिनेरियो देखते हैं? देखिए प्रमोद जी, भीलवाड़ा जो है राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों का इलाका है, तो ये जो सियासत है उस सियासत में भी कहीं ना कहीं इंटरफेयर भीलवाड़ा का दिल्ली से लेकर जयपुर तक हमेशा रहा। भले वो शिवचरण माथुर हो, भले रमेश चंद्र अग्रवाल हो, रमेश चंद्र व्यास हो, भले गिरधारी लाल व्यास हो, तो ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं भीलवाड़ा की जो एक तरह से वानगी थी, जो कि मेवाड़ का नाम से पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। मगर पिछले 3 दशक से भीलवाड़ा का जो राजनीतिक कद है वो लगातार जयपुर में या भले आप केंद्र में सब जगह जिसको कमजोर हुआ है। तो राजनीतिक कमजोर हुआ है वो नेताओं की इच्छा शक्ति की वजह से हुआ है, तो उसका असर अब निचले स्तर तक आ चुका है। और जो कांग्रेस किसी जमाने में डोमिनेंट स्थिति में थी, आज बैकफुट पे नजर आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कांग्रेस कल्चर के लोग थे लगातार पार्टी से दूर होते गए और ऐसे लोग आ गए हैं जो धंधेबाज लोग हैं या कहीं ना कहीं व्यापारिक सोच के लोग हैं। तो कांग्रेस का जो कल्चर है उससे के दूर लोग आ गए। इतर आप देखिए, श्रमिकों का शहर होने के बावजूद जो कांग्रेस का वोट बैंक था, काठीबंद वोट बैंक था भीलवाड़ा में, वो लेबर क्लास थी। अब लेबर हमारे जिसको कह सकते पार्टी कांग्रेस पार्टी से दूर हो गई है, तो पार्टी से दूर होने का खामियाजा पार्टी को धरातल पे वोट के रूप में देखने को मिला। अब आपने पूछा सातों जो विधानसभा सीट हैं उसमें स्थिति ये थी, 18 में 2 सीटें थी, मगर मुझे लग रहा है कि 2023 का जो चुनाव आने वाला है इसमें कांग्रेस कोई बेहतर प्रदर्शन करती मेरे को तो दिखाई नहीं दे रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ऊपर के स्तर पे जो गुटबाजी है वो नीचे तक फैल चुकी है और उसका जिसको कह सकते हैं कीटाणु कांग्रेस को खा रहा है और वो धीरे धीरे लगातार कांग्रेस की जो जड़ें उसको खोखली कर रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 19 जिले बनाए, उसमें शाहपुरा भी एक जिला है और उसमें 2 विधानसभाएं हैं, 2.5 कह सकते हैं, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं, देखो प्रमोद जी, सबसे बड़ी बात यह है, इसको समझना होगा। भले सूबे के सीएम जो बराबर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने इतने जिले बना दिए सब, मगर उसका खामियाजा मेरे को लग रहा है कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो शाहपुरा पिछले 3 दशक से आंदोलन कर रहा था, हम जब से पत्रकारिता शुरू की, जब से हम देख रहे थे किस तरह से शाहपुरा जिला बनाने की मांग वहां का युवा, वहां का बुजुर्ग करता रहा था। बहुत से लोग तो देवगत हो गए, देवलोक हो गए सब मांग करते करते। अब जब उनकी मांग पूरी हुई, प्रभारी मंत्री महेश जोशी जब उसका उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे थे, उसका एक समारोह कर रहे थे और बाहर लाठियां चल रही थी, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हो जिस जगह दिन लोगों को दीपक जलाने चाहिए थे, मिठाई बांटनी चाहिए थे, उत्सव मनाने चाहिए थे शाहपुरा मुख्यालय पे, वहां पर उस दिन लाठीचार्ज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने जो सीमांकन किया है शाहपुरा जिले का, वो कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है। उसको लेकर कहीं ना कहीं धरातल पे काम नहीं हुआ। भौगोलिक स्थिति में यह है, नेताओं को खुश करने के लिए ऐसा जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, स्पष्ट लोग कह रहे हैं नेताओं को खुश करने के लिए शाहपुरा जिले का जो सीमांकन किया, इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में उठाना पड़ेगा। की 18 पंचायत आज भी आंदोलनरत, वो
वो भीलवाड़ा में रहना चाहती, शाहपुरा में नहीं रहना चाहती। बिल्कुल प्रमोद जी, 16 पंचायतें हैं जिसके लोग कांग्रेस, बीजेपी और जितने लोग हैं जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, वो लगातार एक जगह पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। तो आप इसका मतलब समझिए, बैठे बिठाए कांग्रेस ने और जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस पूरे अमली जामा पहनाया था नेताओं के दबाव में, या जिस तरह से चर्चा है ऐसे इलाके में कि नेताओं के दबाव में ये सीमांकन किया गया, उन लोगों की गलती का खामियाजा आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि 16 पंचायतें वो नहीं, केवल आप देखिए बनेड़ा में भी आंदोलन चल रहा है, बनेड़ा में भी 6 पंचायतें लगातार आंदोलन कर रही है। आप देखिए बड़लिया से, वहां पे भी 6 पंचायतें से 12 पंचायतों के बीच में लोग बाग आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन केवल ऐसा नहीं बीजेपी वाले कर रहे हैं, आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के लीडर कर रहे हैं जो किसी जमाने में विधायक रहे। अब पीके सिंह जी जो खुद जिला परिषद मेंबर रहे हैं 2 बार, पंचायत समिति के प्रधान और खुद विधायक रहे हैं कांग्रेस के टिकट पे, वो उस समिति के अध्यक्ष है, आंदोलन समिति, संघर्ष समिति के। तो आप ये देखिए कहीं ना कहीं न केवल बीजेपी, न केवल कांग्रेस, वहां का आम मतदाता है वो भी कहीं ना कहीं इसको एक मोमेंटम दे दिया बीजेपी ने। वो बीजेपी को मैं कहता हूँ इस मामले में एक तरह से थाली में परोस के एक मुद्दा दे दिया कांग्रेस ने। तो जो आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ेगा। आप क्या देखते हैं, पूरे उसको कैसे देखते हैं आप? प्रमोद, बात भीलवाड़ा विधानसभा सीट से करें तो यहाँ 3 बार लगातार हार के बावजूद कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया। अब किस भरोसे बैठे हुए हैं? जातिगत मामलों की बात करें, यहाँ एक ही जाति है, 2 जाति है, इनकी बात करते हैं कि इसको दे दें, उसको दे दें। जब तक प्रॉपर बढ़िया कैंडिडेट यहाँ नहीं देंगे तब तक भीलवाड़ा सीट नहीं निकल सकती। बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, इस गढ़ में सेंध तभी लग सकती है जब कैंडिडेट कोई ढंग का है। मुख्यमंत्री के जो ओएसडी लोकेश शर्मा ने पूरा शहर पाट रखा अपने होर्डिंग से। नहीं, वो शहर को होर्डिंग से पाट दो, लेकिन वो दिलों में कितना उतरते हैं, लोगों को कितना समझ में आते हैं, वो अल्टीमेटली बाहरी कैंडिडेट ही कहलाएगी। तो पूरे जिले का अगर सीनियर देखे तो 7 में से कितनी सीट देते हैं आप कांग्रेस को? मेरी नज़र में तो 1 आध सीट से खाता खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस का खाता खुल जाए तो बड़ी बात है। पूरे जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों का एक विधानसभा क्षेत्र का आप बताइए, क्या कैसा आंकलन आपका? जी बिल्कुल, विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो 16 बार के चुनाव में 8 बार बीजेपी और 7 बार कांग्रेस और 1 बार जनता दल रहा है। अभी पिछले 2 दशक से अगर बात करें तो भीलवाड़ा शहरी सीट पे जो है वो बीजेपी का कब्जा है, क्योंकि इसको छोटा नागपुर कहा जाता है। यहाँ बीजेपी ने जिस तरह की अपनी जड़ें जमाई हैं, कांग्रेस के लिए उस जड़ों को हिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस खुद आपस में बटी हुई है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो कांग्रेस को ही जीतना पड़ेगा पहले, उसके बाद वो बीजेपी को हरा सकती है, अन्यथा वो यहाँ नहीं हरा सकती। मंडल से अगर बात करें तो राजस्व मंत्री रामलाल जाट अभी वहाँ से विधायक हैं। उनका विरोध जो है वो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। बेशक उन्होंने काम बहुत किया है वहाँ पे, लेकिन पर्टिकुलर जो आरोप लगते रहे हैं यूआईटी के ऊपर के वो पेराफेरी के नाम पे मंडल की ही होके रह गई। तो जो काम उसे शहरी क्षेत्र में करना चाहिए था यूआईटी को, वो यहाँ नहीं करके और मंडल में करा। उसका विरोध यहाँ के लोगों में भी है और वहाँ के लोगों में भी है। आसीन और सहाड़ा की बात करें, सहाड़ा विधानसभा को अगर देखें, क्योंकि उपचुनाव हुआ था, एक बहुत बड़े अंतर से जो है वहाँ पे कांग्रेस को जीत मिली थी। गायत्री देवी त्रिवेदी जो है वो सिंपैथी के वोट वहाँ पर लाई थी, लेकिन अभी जो है वो परिवारवाद की राजनीति में ही उलझ के रह गई। उनके परिवार के ही लोग आपस में जो है खींचतान में लगे हुए हैं, टिकटों की दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी जो है अगर वहां से पुख्ता कैंडिडेट, जो कि पिछले चुनावों में जिस तरह से जो गलतियां हुई हैं, अगर उन्हें सुधार के एक अच्छा कैंडिडेट वहां से उतारती है तो कांग्रेस के लिए ये सीट भी जो है खतरा है। आसीन की अगर बात करें तो भाजपा की सीट है अभी भी, और परंपरागत रही भी है। हगामीलाल मेवाड़ा वहां से जो है अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय जो है चुनाव में खड़े हो जाते हैं और वो अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में कांग्रेस जो है वहां पे लोकल लेवल पर ग्राउंड नहीं बना पाई, क्योंकि आसीन के साथ साथ हुड़ा गुलाबपुरा विधानसभा क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में कुछ नए चेहरे जरूर हैं वहां पर जो अभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये देखना होगा कि वहां किस जो है टिकट का जो है फाइनल किया जाए, किस तरह के चेहरे को वहां जनता के बीच में उतारा जाए ताकि वो सीट निकाली जा सके। मांडलगढ़ और शाहपुरा की बात करें, जाजपुर की करें, मांडलगढ़ भी जो है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन पिछले चुनाव में जो है गोपाल शर्मा जो है बीजेपी से वहां पे अभी विधायक हैं। हालांकि कुछ विरोध उनका भी है, लेकिन अगर कांग्रेस वहां से सही कैंडिडेट का जो है चयन करती है तो वो सीट जो है कांग्रेस अपने खाते में ला सकती है। शाहपुरा और जहाजपुर की अगर बात करें तो जहाजपुर में अभी वर्तमान में भाजपा के विधायक है गोपीचंद मीणा। ग्राउंड लेवल पे 5 साल में उन्होंने मेहनत बहुत की है, लेकिन फिर भी उनका विरोध है, क्योंकि जातिगत जो आंकड़े जिनके दम पे वो जीते, वो कहीं ना कहीं जो है उनको ही वापस नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि कोटड़ी भी एक क्षेत्र जो है जहाजपुर का है। धीरज गुजर जो वर्तमान में हारने के बाद भी जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं, वो लगातार कोशिशों में लगे हैं। लेकिन कोटड़ी और जहाजपुर, जो कि मीणा और गुजर,
बाहुल्य इलाके हैं। इन दोनों में आपसी खींचतान और समन्वय जो नहीं बन पाता, पर इनकी संख्या में तो 3 गुने का फर्क जरूर है, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं, ग्राउंड लेवल पे जो धीरज गुर्जर के प्रयास हैं, वो जरूर इस सीट को कुछ ना कुछ निर्णायक स्थिति पे ला सकते हैं, क्योंकि गोपीचंद मीणा का जो है वो लोकल लेवल पे विरोध है। जहाजपुर के शाहपुरा की बात करें, शाहपुरा की अगर बात करें तो कैलाश मेघवाल जो अभी वहां से विधायक हैं वो भाजपा से हैं, लेकिन भाजपा ने फिलहाल उनकी बयानबाजियों के चलते उन्हें निष्कासित कर दिया। ऐसे में अब वो किस पार्टी के समर्थन से जो है वहां चुनाव लड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं और कांग्रेस से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन स्थानीय लेवल पर अगर बात करें तो जैसा राजनीतिकों का भी कहना है और मेरे वरिष्ठों ने भी अभी इस तरह से कहा कि अगर वो कांग्रेस से लड़ते हैं तो उन्हें नुकसान हो सकता है। ऐसे में निर्दलीय अगर वो कांग्रेस के समर्थन के साथ लड़ते हैं तो वो जरूर जो है भीलवाड़ा में वो सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में ला सकते हैं। हम और लोगों से बात करते हैं। 23 में क्या मानते हैं? तो इसमें उम्मीदें अच्छी कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर नहीं आती है कि कोई भी सीट शायद भीलवाड़ा से कांग्रेस निकाल सके। मतलब जीरो कह रहे हैं आप? हाँ, आई थिंक 0 भीलवाड़ा से रिजल्ट जो है कांग्रेस का जाना चाहिए। इतना चिरंजीवी, ओल्ड पेंशन, 100 यूनिट बिजली, लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो फिर ये नाराजगी कहाँ नजर आ रही है जो कि लोग 7 में से 0 बता रहे कांग्रेस? देखिए प्रमोद जी, लगभग 40 वर्ष हो गए पत्रकारिता में और राजनीति को भी देखते हुए। भीलवाड़ा जिले की जो 7 विधानसभा क्षेत्र है, पहले 8 विधानसभा क्षेत्र थी, अब 7 विधानसभा क्षेत्र हो गई। जिन योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से प्रदेश में गहलोत साहब की जो कांग्रेस सरकार रही है उसने विगत 1 वर्ष के अंदर एक माहौल बनाने का काम किया है, जिससे एंटी इनकम्बेंसिंग लहर उनके खिलाफ जाती हुई मतलब दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं उनको उसका एक सहानुभूति कहो, चाहे उनका एक समर्थन कहो, एक माहौल तो उन्होंने बनाने में कहा। इसीलिए बहुत जगह जहां वो जाते हैं वो कहते हैं कांग्रेस रिपीट हो रही है, और भूल चूक में भाजपा के भी वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंच पर बोल रहे कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस को जिताना है। तो ये उनका कहीं ना कहीं माहौल बनता हुआ दिख रहा है। राजस्थान भर का सिनेरियो तो मैं ये देखता हूं। इसलिए दूसरी तरफ राजस्थान की अगर बात करें तो भाजपा में जितनी जबरदस्त फूट और गुटबाजी इस बार है, पिछले 40 वर्षों में मुझे तो देखने को नहीं मिली। गुटबाजी कांग्रेस में भी है, लेकिन कांग्रेस ने उस गुटबाजी को समय रहते समेट लिया है, ये उनका एक प्लस पॉइंट बना है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो गहलोत पायलट, वसुंधरा या कोई और? देखिए वसुंधरा जी तो राजस्थान की एक तरह से कहना चाहिए आज की तारीख में भी एक इस प्रकार की राजनेता है जो आज भीड़ इकट्ठी करने की शक्ति रखती है। उनके फॉलोवर्स पूरे प्रदेश के कोने कोने में। भाजपा पता नहीं क्यों नहीं क्या सोच करके अभी तक उनको प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। अगर भाजपा वसुंधरा जी को अभी भी प्रोजेक्ट करती है, 3 महीने चुनाव में शेष है, तो भाजपा के प्लस में कुछ वातावरण बन सकता है, कुछ प्रतिशत उनको इजाफा हो सकता है। लेकिन इधर जहां सचिन और गहलोत साहब का सवाल है, तो मैं सोचता हूं भले प्रत्यक्ष इनकी लड़ाई दिखती है सामने, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सीटों को लेकर हो सकते हैं, फॉलोवर्स को संतुष्ट न करने वाली बातें हो सकती है, काम न करने की बातें हो सकती है, लेकिन इन ऑल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती केंद्र से लेकर के राजस्थान तक जो है वो राजस्थान में सरकार रिपीट होते हुए देखना चाहती है। और इस मामले में न तो गहलोत साहब कहीं बाधा बनेंगे, न पायलट साहब कहीं बाधा बनेंगे। हमारे साथी तो कह रहे हैं कि 7 में से खाता ही नहीं खुलेगा कांग्रेस का, फिर सरकार रिपीट कैसे होगी? भीलवाड़ा जिले की दृष्टि से आप 7 विधानसभाओं को कैसे देखते हैं? भीलवाड़ा की जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, निश्चित रूप से आज की तारीख में 2 कांग्रेस के पाले में और 5 भाजपा के पाले में। लेकिन जैसा मैंने कहा, भीलवाड़ा जिला पूरा एक तरह से आरएसएस का डोमिनेटिंग जिला माना जाता है। आरएसएस जिसको चाहेगा भाजपा उसको टिकट देगी। पिछली बार जो गलती की आपने साड़ा उपचुनाव की भी चर्चा हुई, ठीक है, एक सिंपैथी वोट पंडित जी की वजह से उनकी श्रीमती जी को मिला और कांग्रेस जीत गई, लेकिन वहां अगर भाजपा लादूलाल पीतलिया को खड़ा करती तो समीकरण निश्चित रूप से बदल सकते थे, वो व्यक्ति विधानसभा में पहुंच सकता था। यही गलती आरएसएस पूरे भीलवाड़ा जिले की 7 सीटों में फिर दोहराएगी। मैं आज मेरा आकलन और मेरा एक विश्लेषण यह कहता है, आरएसएस कभी भी भीलवाड़ा जिले को अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना पाएगी। नंबर 1, भीलवाड़ा जिले का एक फैक्टर सबसे बड़ा जिसको दोनों पॉलिटिकल पार्टियां इग्नोर कर रही है, वो जैन समाज का फैक्टर। जैन समाज भले ही वोटों की दृष्टि से गिनती में अन्य जातियों की तुलना में कम हो सकते हैं। केवल जैन या पूरे वैश्य की बात? मैं केवल जैनियों की बात कर रहा हूं। वैश्यों को तो मौका दिया है कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी, लेकिन जैन समाज का एक समय था, आपकी भी जानकारी 1977 में यहाँ जो जीते थे 8 आदमी, उसमें 1 सीट तो रिजर्व थी, बाकी 7 थी। 7 में से 5 वैश्य थे और उसमें से 4 जैन थे। बिल्कुल, अब मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि एक समय था
जब भीलवाड़ा जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों में से एक रिजर्व को छोड़ के 7 में से 4 विधानसभाएं, जिसमें भीलवाड़ा, बनेड़ा, जाजपुर और मांडलगढ़, ये जैन समाज को प्रतिनिधित्व दिया। इन्होंने बखूबी काम भी किया और अपना एक आधार पार्टियों का भी बनाया उस समय। ठीक है, उस समय एक वातावरण था। उसके बाद इतने वर्षों में केवल कांग्रेस ने शायद एक बार अनिल जी डांगी को भीलवाड़ा से टिकट दिया, बाकी दोनों पॉलिटिकल पार्टी तो जमानत जब्त हुई पिछली बार। उनकी जमानत जब्त होने का रीजन आप भी जानते हो और पूरे तमाम पत्रकार कौम भी जानती है कि उनका एक कांग्रेस का बागी कैंडिडेट खड़ा हो गया था। आज भीलवाड़ा की जो आज कहते हैं ना कि यहाँ भाजपा का गढ़, भाजपा की, आप वोटों का कैलकुलेशन कर लीजिए, जितना मार्जिन विट्ठल शंकर जी अवस्थी को भाजपा को मिला उस समय, उसके पीछे क्या कारण था? कांग्रेस के वोट प्लस ओम जी नारायणवाल के वोट और प्लस एक मुस्लिम कैंडिडेट था, उसके वोट आप जोड़ लीजिए तो उनका जीत हार का अंतर मात्र 10-15 हजार वोटों का रह जाता है। और इन 3 बार उनके चुनाव जीतने के बाद में निश्चित रूप से भीलवाड़ा के अंदर आज भाजपा के पक्ष में वो फिजा नहीं है जो पिछले 3 चुनावों के अंदर। 7 में से कितनी सीट मानते हैं? 7 में से मैं देखिए निश्चित रूप से मान के चलिए कि कैलाश जी मेघवाल या तो निर्दलीय खड़े होंगे या कांग्रेस के टिकट पे खड़े होंगे। मुझे संभावना कम लगती है कि कांग्रेस के टिकट पे, क्योंकि अपने जिंदगी के अंतिम दौर में वो अपने ऊपर कांग्रेस का टप्पा शायद नहीं लगवाना चाहेंगे और वो निर्दलीय और कांग्रेस के समर्थन से निश्चित रूप से जीतेंगे। दूसरा, सहाड़ा, निश्चित रूप से मान के चलिए लादूलाल जी पीतलिया अब वो गलती नहीं करेंगे जो पिछले उपचुनाव में उन्होंने की थी। केंद्र के दबाव में, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के दबाव में उनको अपना नाम वापस लेना पड़ा। निश्चित रूप से अगर भाजपा ने टिकट उनको नहीं दिया तो निर्दलीय खड़े होंगे और मुझे लगता है वहां का जो सीटों का समीकरण है, वहां के वोटों का जो समीकरण है, उसमें वो जीतने में भी कामयाब होंगे। मेरी दृष्टि में 2 कांग्रेस, 2 निर्दलीय और 3 भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आने की मुझे संभावनाएं लगती है। भाजपा की 3 कौन-कौन सी सीटें मानते हैं? भाजपा की 3 सीटों का अब यूं अपन देखिए, चुनाव के समय में क्या होता है कि शुरुआती माहौल क्या होता है, जातिगत समीकरण बैठते हैं। इन टाइम पे कभी ना कभी कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर आ खड़ा होता है वो सारे जीत हार के समीकरणों भीलवाड़ा शहर को तो छोटा नागपुर कहते हैं, आरएसएस की प्रयोगशाला कहते हैं। भीलवाड़ा शहर तो आप बीजेपी की मानते हैं या कुछ और मानते हैं? निश्चित रूप से भीलवाड़ा की मानता हूं, लेकिन जिस ढंग से नए चेहरे हमको शहर के अंदर होर्डिंगों में दिख रहे हैं भाजपा की दृष्टि से, चाहे उन्होंने भाजपा ज्वाइन की हो तो भी उनका चेहरा, चाहे कोई तीज त्योहार आया हो तो भी उनका चेहरा, मेरा ऐसा मानना कि उसके पीछे निश्चित रूप से आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है और जो हमारा सिटिंग एमएलए है उसका टिकट काटने की गलती भाजपा इस बार करेगी और ये सीट भीलवाड़ा की खतरे में जा सकती है, ऐसी मैं मानता हूं। जो भीलवाड़ा जो पिछले 3 सालों से लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है और अगर भाजपा ने जो टिकट काटने की गलती की तो सीट जा सकती है, बाकी उस भीलवाड़ा सहित बाकी 7 जिलों से क्या समीक्षा आपकी? देखिए, बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा को छोटा नागपुर कहा जाता है, ये आरएसएस का गढ़ है। यहाँ हर घर में मतलब बीजेपी इस कदर घुसी हुई है कि कांग्रेस के लोग सोचते नहीं है। और चूंकि टिकट काटने की गलती, मुझे नहीं लगता कि यहाँ बीजेपी टिकट काटने की गलती करेगी, क्योंकि आप पिछला उनका 3 चुनाव का जो रिकॉर्ड देखोगे तो हर बार वो मतदान, उनका जो जीत का प्रतिशत है हर बार बढ़ रहा है। कारण चाहे कुछ भी हो, प्लस शहर में कांग्रेस का जो वर्किंग है बिल्कुल जीरो है। कांग्रेस में यहाँ जिस प्रकार से स्टेट लेवल में गुट बने हुए हैं वो हर गुट आपको हर विधानसभा में मिलेंगे। हर नेता का यहाँ अलग गुट बना हुआ है। भीलवाड़ा में बिल्कुल कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है जीरो है। यह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद कांग्रेस कार्यालय में आप अगर अभी चले जाएंगे तो आपको 5 आदमी नहीं मिलेंगे और कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसमें लोगों को फोन कर करके बुलाना पड़ता है, जबकि भाजपा में एक मैसेज पे लोग इकट्ठे होते हैं। ये अपने आप में एक आईना दिखाने वाली बात है। पूरे जिले को एक-एक विधानसभा में बताइए आप क्या देखते हैं? देखिए, जिले वाइज अगर अपन बात करें, विधानसभा वाइज अगर अपन सहाड़ा की लें तो सहाड़ा में जो पिछले चुनाव का जो रेशो रहा, पहले कैलाश जी त्रिवेदी थे तो उनका एक अलग उनका वर्चस्व था वहां पे उस सीट पे, और सामने जो बीजेपी से जाट बहुल जो जाट व्यक्ति थे उनको टिकट देती थी बीजेपी, चाहे डॉक्टर रतनलाल जाट हो, डॉक्टर बालूराम चौधरी और रूपलाल जाट हो। तो वहां जाट वर्सेस ब्राह्मण में हमेशा से आमना सामना हुआ है। कभी ब्राह्मण जीता है तो कभी जाट जीता है। इस बार चूंकि वहां कांग्रेस में एक ही परिवार से 4-4 दावेदार बने हुए हैं। जो वर्तमान विधायक गायत्री देवी हैं, उनके 2 बेटे हैं, वो खुद टिकट मांगने की दावेदारी कर रहे हैं कि मम्मी को नहीं तो हमें दे दीजिए। उनके देवर हैं राजेंद्र त्रिवेदी, पिछली बार वो खुद दौड़ में थे, लेकिन चूंकि सरकार का ये था कि भाई सिंपैथी के वोट लेने हैं तो गायत्री देवी को टिकट दिया और गायत्री देवी सिंपैथी की वजह से जीती। और कांग्रेस के उस समय जो यहाँ नेता आए थे
जिनको चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी, चाहे रघु शर्मा जी हो, धर्मेंद्र राठौड़ हो, उन्होंने जो जिस प्रकार से टीम वर्क से वहां काम किया, उससे 42,000 की जीत हुई है। लेकिन इस बार क्या रहेगा? लेकिन इस बार जो अभी के वहां के समीकरण है, सबसे पहले तो टिकट के ऊपर निर्भर करता है कि वहां टिकट किसको मिलता है। राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट मिलता है, चेतन अडवाणी को टिकट मिलता है, गायत्री देवी के पुत्र को मिलता है या गायत्री देवी को मिलता है। कांग्रेस में काफी सारे दावेदार हैं। और बीजेपी में अगर बात करें तो बीजेपी में जाट में जैसे रूपलाल जाट है, डॉक्टर रतनलाल जाट, चूंकि अभी उनकी आयु बहुत ज्यादा हो चुकी है, मुझे नहीं लगता 42,000 से जो आदमी हारा हुआ है उसको पार्टी वापस मौका दे। मांडल और जहाजपुर, आसीन, शाहपुरा, जहाजपुर, इनको कैसे देखते हैं? मांडल चूंकि अभी वर्तमान में वहां जो विधायक हैं वो प्रदेश में राजस्व मंत्री हैं, विकास की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने काम बहुत कराए हैं, लेकिन पब्लिक उनसे बहुत ज्यादा नाराज है। उनका क्षेत्र में जो उनका बड़बोलापन है वो उनको नुकसान पहुंचाएगा। और चूंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हर सीट पे अलग अलग नेता के अलग अलग समर्थक है, तो अभी बीच में उन्होंने सचिन पायलट को लेकर भी टिक्का टिप्पणी की थी राजस्व मंत्री महोदय ने। तो उसका चूंकि मांडल विधानसभा जो है गुर्जर बहुल क्षेत्र है, यहाँ दलितों, गुजरों का और जाटों का एक अलग समीकरण बनता है पंचायत समिति वाइज। आप कनाडा में देखेंगे तो दलित, गुजर, मांडल में देखेंगे तो गुजर, और स्वाना में जाएंगे तो आपको जाट समाज के वोट मिलेंगे। तो यहाँ रामलाल जाट को काफी नुकसान होगा केवल और केवल सचिन पायलट के खिलाफ टिक्का टिप्पणी करने के कारण। जहाजपुर, शाहपुरा, मांडलगढ़, यहाँ क्या देखते हैं आप? शाहपुरा में चूंकि अभी बीजेपी की तरफ से तो वहां पहले जो विधायक थे, जब अभी जो विधायक है कैलाश मेघवाल जी, उन्होंने उनको अभी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। लेकिन बीजेपी में वहां ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो कैलाश मेघवाल को हरा सके। और मुझे नहीं लगता है कैलाश मेघवाल के सामने कांग्रेस कोई कैंडिडेट खड़ा भी करे तो कांग्रेस समर्थन करेगी, और वहां कैलाश मेघवाल चाहे निर्दलीय लड़े चाहे कांग्रेस समर्थन से, लेकिन जीत उनकी होगी। जहाजपुर को कैसे देखते हैं? जहाजपुर में जो पिछली बार के जो चुनाव हुए थे उसमें धीरज गुजर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो हारे थे, और गोपीचंद मीणा वहां से जीते हैं। गोपीचंद मीणा लगातार 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। वो छोटी छोटी इशू हो, चाहे बजरी का मामला हो, चाहे छोटे छोटे कोई भी मामला हो, वो हमेशा से अग्रणी खड़े रहे हैं। धीरज गुजर चाहे वो हारने के बाद भले ही उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर लिया हो, गांव में विकास करा रहे हो, लेकिन वह कोठड़ी और जहाजपुर के जो समीकरण है, एक तरफ मीणा एक तरफ गुजर, तो वहां हर बार, पिछली बार मुझे याद है कि वहां जो पोलिंग होती थी उस पोलिंग में गड़बड़ियां होती थी। इवन कि वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे बूथ कैप्चर हो रहे हैं, इस पर रोका जाए। तो पुलिस प्रशासन ने वहां सख्ती की तो हार का नतीजा हुआ। मैं मानता हूं कि अगर इसी बार सख्ती के साथ अगर पुलिस जाब्ता वहां मौजूद रहा तो धीरज गुजर वहां से जीत नहीं पाएंगे। 7 में से कितनी सीट मानते हैं आप कांग्रेस की, बीजेपी? 7 में से देखो अभी जो वर्तमान में 2 विधायक हैं, पहली बात तो मैं बता दूं ये दोनों खतरे में है, तो इन दोनों को खुद को संघर्ष करना पड़ेगा, तो दूसरी सीट पे देखेंगे कहाँ। 7 में से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के खाता खोल पाए। आप क्या देखते हैं मांडलगढ़ को या बाकी विधानसभा क्षेत्रों को? प्रमोद जी, वैसा ऐसा है कि भीलवाड़ा और भीलवाड़ा विधानसभा जिले की जितनी भी विधानसभा क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं निर्दलीय। पिछले जो चुनाव है उसमें मांडलगढ़, मांडल और एक भीलवाड़ा, उन तीनों जगह पे निर्दलीय कैंडिडेट 25 से 30,000 40,000 तक वोट लेके आए, और उनका हार जीत का रेशियो है 8 से 10,000 के बीच में। मतलब 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में तो जो पार्टी के जो कैंडिडेट है उनसे वो सेकंड नंबर पे है। मतलब जो इंडिया की जो लार्जेस्ट पार्टियां हैं वो भी तीसरे नंबर पे पहुंच गई। इसलिए सबसे बड़ा महत्व ये है कि भाई टिकट पार्टी किसको देगी आखिरकार। अगर जो उम्मीद लगाए बैठा है कि साहब मुझे टिकट मिलेगा और उसको टिकट नहीं मिला और वो क्षेत्र में वर्चस्व वाला आदमी है तो वो निर्दलीय खड़ा हो जाएगा। और वो प्रकाश जी, एक अब तो पूरी तरह से जातिवाद आ गया है, पर रतनलाल तांबी 2 बार निर्दलीय जीते, उनका खुद की जात का एक खुद का घर था। शिवचंद माथुर 6 बार मंडलगढ़ से जीते, वो इकलौते कायस्थ थे वहां पर। अब और हगामीलाल मेवाड़ा भी आसीन से 1 बार निर्दलीय जीते हैं, जबकि उनके 1000-2000 वोट भी नहीं होंगे। तो आप मानते हैं कि अब जातिवाद पूरी तरह से इस जिले के 7 विधानसभाओं को एक तरह से पकड़ चुका है? अब जो विकास है, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं, वो कहीं असर दिखाएगी नहीं दिखाएगी? प्रमोद जी, वैसा जातिवाद आप जो बता रहे वो फैक्टर है, पर जातिवाद से भी एक बड़ा फैक्टर और काम कर रहा है, वो है युवा फैक्टर। युवा फैक्टर ऐसा है ना, उसमें जातिवाद काम नहीं करता है। युवा फैक्टर एक अलग ही अपने हिसाब से चलता है वो उसमें। इसके अलावा युवा फैक्टर मतलब जैसे मांडल विधानसभा
पहले वाला पिछले वाला चुनाव मान लीजिए, जातिवाद में जैसे रामलाल जी जाट खड़े हुए थे, रामलाल जी जाट के मंडल विधानसभा में जाटों के वोट काफी है, उसके बावजूद भी जाटों के जो युवा थे वो उनके सामने निर्दलीय जो कैंडिडेट था हैप्पी प्रद्युमन सिंह, उसके साथ लगे थे। इवन रामलाल जी के साथ जाट के साथ वो जाटों के युवा नहीं थे। इसलिए एक अलग ही फैक्टर है युवा फैक्टर, वो युवा फैक्टर किसके साथ लगेगा वो ये देखने लायक चीज है। क्या इस जिले का युवा भी मोदी से प्रभावित मानते हैं आप? और आप 7 में से कितनी सीट बीजेपी कांग्रेस मानते हैं? ये निश्चित सही है कि युवा मोदी फैक्टर को मानते हैं। फिर भी अशोक गहलोत ने जो भी लास्ट के जो अभी 2-3 महीने में जो काम किए हैं वो कुछ हद तक तो गांव में अशोक गहलोत के पॉजिटिव है। अब वो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाते हैं ये आगामी विधानसभा चुनाव में पता लगेगा। ये थे भीलवाड़ा के प्रमुख चुनिंदा पत्रकार जिनका ज्यादातर का कहना है कि अशोक गहलोत की चाहे चिरंजीवी हुई चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, उनका असर तो दिखता है। सरकार की गहलोत की एंटी इनकम्बेंसी तो इन्हें नजर नहीं आ रही, पर इनका कहना है कि जो गहलोत के चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो या हारे हुए जो प्रत्याशी रहे हैं उनकी नाराजगी क्षेत्र में देखने को मिल रही है। इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि 2013 में कांग्रेस की 1 सीट थी, 2018 में 2 थी। इन लोगों का कहना है कि 2 सीट भी कांग्रेस मेंटेन कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। एक जो कॉमन फैक्टर निकल कर आया है कि जो कद्दावर नेता थे बीजेपी के कैलाश मेघवाल, जो स्पीकर भी रहे, अभी रिकॉर्ड मतों से 2018 में 74,000 वोटों से चुनाव जीते थे, उनको बीजेपी ने निकाल दिया। पर ज्यादातर लोगों का कहना है कि यदि वो कांग्रेस से लड़ते हैं या कांग्रेस उनको बाहर से समर्थन देकर सीट खाली छोड़ देती है तो शायद कांग्रेस का खुद का सीधा नहीं पर समर्थित व्यक्ति से खाता खुल सकता है। हमारे कुछ साथियों का तो यहां तक कहना है कि शायद इस बार भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस खाता न खोल पाए। ये कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात है। पर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का यह भी कहना है कि इसके साथ साथ जो बीजेपी की गुटबाजी है, वसुंधरा राजे को जो इग्नोर किया जा रहा है, इसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन लक्की के साथ प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा, राजस्थान तक।